हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ और फर्दर क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। एंड आज एक इम्पॉर्टेंट टाइप की और डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट वेव्स आर ड्यू टू। जो आपकी लाइट के ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली जो आपकी डोमिनेंट फील्ड होती है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स आपके होते हैं, चाहे आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या कोई भी ऑप्टिकल इफेक्ट आप लेके चलो, वो हर एक केस में सबसे मेन फैक्टर किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपकी मैग्नेटिक तो उसके साथ साथ इक्विवेलेंटली परपेंडिकुलर मोस्टली मिल जाती है, लेकिन अगर आपको मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग अगर आपको फील्ड बतानी है तो वो क्या रहती है? आपकी इलेक्ट्रिक हर केस में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वी टॉक अबाउट वाइब्रेशन इन अ लाइट वेव वी मीन, अगर आप किसी भी ये बात कर रहे हो कि भाई आपकी कोई भी लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसकी आप पर्टिकुलर वाइब्रेशंस की बात कर रहे हो कि आपकी लाइट वेव की वाइब्रेशंस जो हैं वो पर्टिकुलर भाई एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, तो आप एक्चुअली किस की बात करते हो कि आपकी कौन सी वाइब्रेशन? ऑप्शन ए वाइब्रेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो भी आपका प्लेन है मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसके परपेंडिकुलर जो होती हैं आपकी वाइब्रेशंस वो। ऑप्शन बी वाइब्रेशन अलोंग पैरेलल, आपके पोलराइजेशन प्लेन की पैरेलल, या सी वाइब्रेशन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी वाइब्रेशन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। सो हम बेसिकली बात करते हैं वाइब्रेशंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है? डोमिनेटिंग फील्ड होती है। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, तो मैग्नेटिक तक आप इजीली पहुंच सकते हो। चाहे आप मतलब मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ के आए हो, वहाँ पे भी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? आपकी डोमिनेट करती है, कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक के कोई भी रिलेशन आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, सो जब आप वाइब्रेशंस की बात करते हो कि लाइट वेव की वाइब्रेशंस आपके पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में है, तो आप बात करते हो एक्चुअली कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाइब्रेशंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल। लाइट इज एमिटेड बाय, आपकी लाइट जो है वो किससे एमिट होती है? ए एटम्स, बी मॉलिक्यूल्स, सी एक्साइटेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड डी एनी अदर। अब यहाँ पे मे बी आप फोटोन्स को भी बोल सकते हो कि भी आप फोटोन्स के बारे में बोलना चाहो कि फोटोन से होती है हमारी लाइट एमिट, तो लेकिन अगर आप बात करो एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो एक तो आपके पास सिंपल दे रखा है एटम एंड मॉलिक्यूल। अब यार एटम से भी हो सकती है आपकी लाइट एमिट एंड मॉलिक्यूल से भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होने चाहिए? एक्साइटेड होने चाहिए। जब आपकी ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन है, फिर आप क्या कर रहे हो? ये आपका ग्राउंड जीरो लेवल, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट। तो अगर आपका कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, इसकी वाइब्रेशंस, इसके जो एटम्स हैं वो आपके ग्राउंड से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट में आ रहे हैं, सेकंड से जीरो में आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली जब आपके लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी में जाएंगे तो एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। लेकिन जब आपके अपर से लोअर आते हैं, यानी कि हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं? आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं? एमिट कर देते हैं। सो हम उनको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड एटम्स, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस टाइम पे वो क्या होते हैं? एक्साइटेड ड्यू टू हाइयर एनर्जी लेवल, क्योंकि उनको कहाँ आना है? लोअर एनर्जी लेवल में। सो आपकी लाइट एमिट होती है एक्साइटेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, अगर हम एटम मॉलिक्यूल्स की बात करें पर्टिकुलर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ईच एक्साइटेड एटम एमिट्स लाइट फॉर डैश सेकेंड। आपका कोई भी एक्साइटेड एटम है, अभी अभी जैसे हमने बात की कि भाई आपका फर्स्ट एनर्जी स्टेट से या सेकंड से आ रहा है, या फिर और हाइयर एनर्जी लेवल से अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो एक्साइटेड एटम जो है वो लाइट एमिट करेगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया, लेकिन कितने टाइम तक, कितनी टाइम ड्यूरेशन तक वो लाइट एमिट करता है? ऑप्शन है हमारे पास 10⁻⁻6 सेकेंड, 10⁻⁻7, -8 एंड -9। सो बेसिकली आपका
कोई भी हायर एनर्जी लेवल से एटम अगर डाउन स्टेट में आएगा तो वो नियरली 10⁻⁸ सेकेंड तक लाइट एमिट करता है। इतनी टाइम ड्यूरेशन होती है आपकी उनकी ट्रांजिशन की, कि वो जब आपके लेवल्स को एक्सचेंज करेंगे, अपर से लोअर में आ रहे हैं, तो इतनी टाइम ड्यूरेशन में वो आ जाते हैं एंड इतनी टाइम ड्यूरेशन तक आपकी क्या होती है, लाइट एमिट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 10⁻⁸ सेकेंड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लाइट एमिटेड बाय एक्साइटेड एटम्स। अभी आपने बात की कि लाइट एमिट होती है, कितने टाइम तक होती है, लेकिन जो आपकी ये लाइट एमिट हुई ये कैसी हुई, ए अनपोलराइज, बी लीनियरली पोलराइज, सी सर्कुलरली पोलराइज या डी प्लेन पोलराइज। तो आपकी पोलराइज होती है या नहीं होती, ये सिंपल बात हो रही है। हमने कोई भी पोलराइजर यूज़ नहीं किया, कोई भी एनालाइजर, कोई भी क्रिस्टल, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। ये सिंपल मतलब आप ये मान के चलो कि सन से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, सन आप यूज़ कर रहे हो या लेबोरेटरी में कोई भी लैंप यूज़ कर रहे हो वहाँ से। तो हम ये जानते हैं कि वो जो लाइट आती है वो क्या आती है आपकी अनपोलराइज, ठीक है। आप चाहे सन से मानो या कोई भी लैंप आप ले रहे हो, हर किसी से हम जानते हैं कि कैसे लाइट आती है, अनपोलराइज। लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो कि पूछ है आपकी लाइट एक्साइटेड एटम्स जो एमिट होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी लीनियरली पोलराइज्ड। हाँ, वो लीनियरली पोलराइज होती है। कैसे होती है, क्योंकि आपका अब ये तो है नहीं कि भी एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लेते हैं ये आपका क्या था, न्यूक्लियस था, इसकी सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ आ रही है आपकी लीनियरली पोलराइज लाइट, इसकी वजह से कुछ और डायरेक्शन में लीनियरली पोलराइज है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वजह से एक्स में है, इसकी वजह से वाई में है, आपका कोई और इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से जेड में है। तो आपकी जो नेट इस एटम की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में हुई, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो हर एक एटम्स की वजह से जो आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अगर आप एक क्वांटिटी की बात करो तो एक की वजह से तो आपकी होती है लीनियरली पोलराइज, लेकिन क्योंकि वो इतने बल्क में होते हैं, इतने सारे होते हैं, तो उनकी आपस में सारी की सारी लीनियरली पोलराइज मिक्सअप होके क्या बन जाते हैं, आपकी टोटली अनपोलराइज। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात करो तो आपकी लीनियरली पोलराइज लाइट मिलती है आपको हर एक एटम से या हर एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन आपके बल्क की वजह से वो टोटली फिर नेट आपका क्या हो जाता है, अनपोलराइज। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन was discovered by Attino Louis Malus of France in 1808। सो ये था एक वो अलग टाइप। इसमें क्या है, मेनली आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भाई क्या फैक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें आपसे डाटा भी पूछा जाता है कि ये चीज़ किस टाइम पे किसने डिस्कवर की। ये क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, ये एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो किस तरीके से क्या क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा जो भी आपके पर्टिकुलर हैं चीज़ें। अभी जैसे हम जानते हैं कि भी पोलराइजेशन आप रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हो, रिफ्रैक्शन से भी कर सकते हो, स्कैटरिंग से भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास। सो अगर पर्टिकुलर ऐसा है जैसे हमारा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, ये आपका डिस्कवर हुआ था 1808 के अंदर, एंड किसने डिस्कवर किया था, लुइस मालस ने, जो कि कहाँ से हैं, फ्रांस से। सो हमें ये डाटा भी पता होना चाहिए इन केस हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाए तो हम उसको इजीली कवर कर सकें। सो ये क्वेश्चन था बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है ये कब और किसने डिस्कवर किया। सो आंसर इज़ ऑब्वियसली ट्रू। तो इस टाइप के आपके पास और भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप उनको भी याद रखें ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बता सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन। अभी भाई पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन तो होता है ये हम जानते हैं, लेकिन उसकी जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई किस डिग्री तक पोलराइज होगी आपकी वेव, कितनी लिमिट तक। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए द वेव इंसिडेंट, जो आपकी वेव इंसिडेंट होगी उसके ऊपर, बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी उस बात के ऊपर, सी द वेव रिफ्लेक्टेड, एंड डी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी कोई भी लाइट आई नॉर्मल से, उसने आई एंगल इंसिडेंस एंगल बनाया एंड क्या होगी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। सो जो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये आपकी कितनी पोलराइज होगी, ये बात डिपेंड करती है कि वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है।
अगर आप ये एंगल चेंज कर दो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं IP, पोलराइजिंग एंगल। पर्टिकुलरली होता वो इंसिडेंट एंगल ही है, लेकिन पोलराइजिंग एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस एंगल पे अगर आपकी लाइट इंसिडेंट होती है तो आपको नेट जो लाइट मिलेगी वो फुल्ली पोलराइज मिलेगी, ठीक है। जनरली क्या होता है, रिफ्लेक्शन के केस में आपकी पार्शियली पोलराइज होती है लाइट, ठीक है। तो इसी वजह से आपका स्मॉल एंगल्स के ऊपर या किसी भी एंगल के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर, वो पोलराइज तो होगी लेकिन पार्शियली। लेकिन अगर आपका एंगल आप IP के इक्वल कर दो, यानी कि पोलराइजिंग एंगल के इक्वल कर दो, तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, फुल्ली पोलराइज। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, B। एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करती है आपकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, किसके केस में, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के केस में। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर ग्लास एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज। अभी आपसे ये भी पूछ लिया गया कि अगर आप सिंपली जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो करते हो ग्लास के केस में, तो ग्लास के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना है। सो बेसिकली ग्लास के लिए आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन है 57.5 डिग्री, ठीक है। अगर आप इतने एंगल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी लाइट फुल्ली आपको पोलराइज होके मिलेगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, B। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेविस्टर लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। आपका ब्रेविस्टर लॉ है वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया, सो वो बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया गया था 1811 में। ब्रेविस्टर लॉ आप सब जानते हैं बेसिकली कि आपका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 10 IP। IP आपका क्या है, वही एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। सो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोलराइजेशन एंगल के टेंजेंट के इक्वल होता है। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ब्रेविस्टर लॉ विच एंगल सम इज 90 डिग्री। अभी आपने ये तो बात कर लिया कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। लेकिन दो एंगल्स ऐसे आते हैं ब्रेविस्टर लॉ के अकॉर्डिंग कि आपका सम क्या हो जाता है, दोनों का 90 डिग्री हो जाता है। सो वो एंगल कौन से हैं, ऑप्शन ए इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, B पोलराइजिंग एंड रिफ्लेक्टेड, या C इंसिडेंट एंड पोलराइजिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होता है भाई किस पे रिफ्लेक्ट होगी, एंड आपका जो पोलराइजिंग एंगल होता है उन दोनों का सम आपका क्या होता है, 90 डिग्री, जिसको आप लिखते हो R प्लस IP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इन केस इन दोनों में से आपको किसी की भी वैल्यू पता है, आपके पास पोलराइजिंग एंगल है इंसिडेंस का या रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ से सेकंड को निकाल सकते हो इजीली। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड। आई होप समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।